हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। मैंने पहले कई बार ये बात बताया हूं कि आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है ना तो ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्या, थ्योरी लेक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं चैप्टर एक्सप्लेन। अगर आप चैप्टर को जब भी एक्सप्लेन करते हैं हम, और उस समय अगर आप लोग सारा वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपना चैप्टर पे एक्सप्लेन, जिसमें मैं बताता हूं। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा। लेट ना करें, अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दें, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम हो रहा है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों को फाइनल एग्जाम को भी देखना है क्योंकि वो भी बहुत ही नजदीक आ चुका है। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी का आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, यानी कल के पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे छपेगी सब्जेक्टिव में, आज मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में ब्लूप्रिंट के एग्जाम में किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, समझिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आती है कि हरियाली प्रोजेक्ट क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन भी ना आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी। आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का 50 जो है सब्जेक्टिव, ओनली फॉर सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। अब सोचिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसलिए हमारे एप्लीकेशन पे जो है सब्जेक्टिव का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे मैं हिस्ट्री में 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, पॉलिटिकल में 6 लेक्चर, इकोनॉमिक्स में 4 लेक्चर, इसी तरह से मैं प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो चीज मैं बताऊंगा टर्वान में जो ऑब्जेक्टिव आएगी तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसके अलावा कहीं भी आपको इधर उधर नहीं देखना है। मैंने जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है 5-5 सेट जो प्रोवाइड किया है वो सिलेक्टेड सेट है। उम्मीद करते हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपेगी। ठीक है, अब बात रही सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों का मैं क्लास जो है ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूं, जहां पे आप लोग हिस्ट्री का 2 लेक्चर, पॉलिटिकल साइंस का 1 लेक्चर, इकोनॉमिक्स का 2 लेक्चर देख चुके हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा ज्योग्राफी का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश हिंदी कोर, इंग्लिश हिंदी इलेक्टिव में किस प्रकार से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन छपने वाले हैं। मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दिन रात मैं एक कर दिया हूं आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है कि हरियाली प्रोजेक्ट क्या है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास परियोजना है। अब क्या है सर, जल विकास परियोजना, वाटर सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण को सिंचित के लिए पर्याप्त जल की पूर्ति हो सके। एक बात मैं बताऊं आप लोग बंगाल के बारे में कुछ पता है? आप लोगों को बंगाल, जहां पे ममता बनर्जी जी सीएम है, आप लोगों को पता है वहां का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने बंगाल में इतना फैसिलिटी दे रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि मुझे जहां तक लगता है कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है उनके टक्कर में, है ना। याद रखिएगा, उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फैसिलिटी पता है, हर एक इंसान को तो दे ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्या, तो याद रखिएगा किसानों को उन्होंने किसान के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है ना, लोग चाष जो है ना खेत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है। और ममता बनर्जी ने ये बहुत बड़ा बंगाल में एक नियम लागू किया है कि उन लोगों को फ्री में, पैसा भी नहीं मिलता, फ्री में आप लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है। किसके लिए? याद रखिए, सिंचाई के लिए। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं खेतों तक पानी पहुंचाना, इसी को बोलते हैं हरियाली प्रोजेक्ट। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की पूर्ति हो सके। हरियाली प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण के लिए पर्याप्त जलपूर्ति के लिए ग्रामीण लोगों को मदद से संचालित की जा रही है। मतलब यहाँ पे जो हरियाली प्रोजेक्ट है खेतों तक तो सिंचाई के लिए भेजा ही जा रहा है, साथ ही साथ घर अगर आप गांव पे रहते हैं तो देखिए यह गांव है आप लोगों का, यहाँ पे बस्तियां सब बसी हुई है। तो इस तरह से जो बस्तियां बसी हुई है ना, तो बस्तियां में देखिए कहीं कहीं चापाकल हो या सबके घरों के पास देखिएगा नल लगा दिया गया है, ताकि जब भी टाइम में पानी आए आप पानी को अपने कोई भी जगह पे आप, जैसे ड्राम हो गया, कुछ भी जगह पे आप जाकर इकट्ठा कर सकते हैं। ये बंगाल के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सभी, हमें जहां तक लगता है कि भारत के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का विकास जो होती है ना सिर्फ 2 चीज से, एक पानी और एक बिजली से, और दूसरा आती है शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज अगर कोई किसी को भी मिल गया ना तो वो विकास करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमारे सरकार जो है ना यही तीन को वांछित कर दिया है हर एक इंसान को, और हम लोग को सिर्फ जातिवाद में बांट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि वर्षा जल संग्रह क्या है। जैसे पानी बरसते मौसम में, बरसात के मौसम में, तो उसको हम लोग संग्रह कैसे करेंगे, ये पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट यह किस प्रकार पौष्टिक के विकास के लिए उपयोगी होती है, और इसका हम लोग किस तरह से इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना सर, जो पानी बरसते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, भले हम लोग यहाँ पे नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जैसे वर्षा जल संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यह पानी की बढ़ती मांग को कम करती है, यह पानी की बढ़ती मांग को कम करती है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे पूरा पानी की आवश्यकता है, पूरा पानी की आवश्यकता है, लेकिन मैंने क्या किया, जब भी वर्षा हो रही है उस समय मैंने एक अच्छा सा एक ड्रम बनाया, टैंक बनाया, और उसमें वर्षा जल को संग्रह करके वहां पे डाल के रखा। अब मेरा पानी की आवश्यकता जितना था पहले उससे थोड़ा सा तो कम हो गई ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पानी है। भौम जल स्तर को ऊंचा करता है, पानी की घरेलू आवश्यकता को पूरा करता है, और इस पानी को हम लोग घरेलू आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। चाहे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, चाहे हम लोग बर्तन धो सकते हैं, कपड़ा खींच सकते हैं। वर्षा जल संग्रह एक तकनीकी है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ये संग्रह नहीं किया जा सकता है। जो बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से सिंचित करता है, इस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है, अतः वर्षा जल संग्रह पौष्टिक के लिए विकास का उपयोगी है। ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। और मैं मेरा एक बात याद रखिएगा, आपको रट्टा नहीं लगाना है। अगर रट्टा लगाएंगे तो यहाँ पे मत पढ़िए, मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, तो उसको आपको सुन के ही माइंड में सेटअप कर लेना है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग रट्टा लगाना, तो वो क्वेश्चन को आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी जल का हम लोग संसाधन, जल को हम लोग सही तरीके से उपयोग करना क्यों जरूरी है। जल को देखिए ना, फालतू देखिए कहीं ना, अगर नल खुला हुआ है तो नल पानी बह रहा है, एकदम बहते चला जा रहा है, क्यों संरक्षण करना आवश्यक है, समझिए। पॉइंट नंबर 1, बढ़ती जल की मांग। अब धीरे धीरे जल की पहले जितना मांग होती थी ना, उससे कई गुना ज्यादा मांग बढ़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, पेड़ जैसे हम लोग काट रहे हैं वहां पे वर्षा नहीं हो रही, पानी वहीं पे बरसती है जहां पे हरियाली होती है। अब जब ये हरियाली को हम लोग साफ कर दे रहे हैं, हरियाली को साफ करने के बाद वहां पे फैक्ट्री बसा दे रहे हैं, तो क्या वहां पे आपको आशा लग रहा है कि वहां पे वर्षा होगी? नहीं हो पाएगी वर्षा। अगर वर्षा नहीं होगी तो हम लोगों का भूमजल स्तर में कमी होगी और हमें जल की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। बढ़ती जनसंख्या तथा सिंचाई क्षेत्र का विस्तार से जल की मांग में बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मैं एग्जांपल बता दूं, पहले हम लोग घर में मान लेते 5 व्यक्ति थे, तो हम लोग मान लेते एक दिन में हम लोग 10 लीटर पानी का उपयोग करते थे, हर एक व्यक्ति 2-2 लीटर करके, ठीक है। लेकिन मेरा घर में हो गया 10 व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति 2-2 लीटर करके अगर प्रयोग करेंगे तो 20 लीटर। लेकिन दुनिया में तो पानी उतना ही है ना, लेकिन हमें 20 लीटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो आवश्यकता जैसे पड़ रही है तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल में कमी आ रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, पहले बरसात के मौसम बरसात होती थी, मानसून होता था, लेकिन देखिए अब धान की रोपाई के समय बरसात हो रही है, नहीं हो रही है। वही बोल रहा असमान वितरण, देश में कहीं अधिक तो कहीं कम वर्षा होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का संरक्षण जरूरी है। कहीं भी देखिएगा जिस समय वर्षा होना चाहिए उस समय वर्षा नहीं हो पा रहा है, ये एक तरह का क्या है, असमान वितरण। तो इसको भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल संभर प्रबंध क्या है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में। कहां पे? फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि जल संभर प्रबंध क्या है। क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पौष्टिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जब भी छपेगी 5 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे। जल संभर प्रबंध क्या है, समझिए। इसका मुख्य उद्देश्य जल को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है? जल को रोकना, और विभिन्न विधियों जैसे तालाब, अंतःस्रावन, पुनर्भरण आदि के द्वारा जल का संचयन व संरक्षण करना है। यह प्रमुख रूप से धरातलीय जल संसाधनों का कुशल प्रबंध है। जल संभर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है। देखिए, जल संसाधन जो है ना, जल संभर प्रबंध सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका बैलेंस करना होता है प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक यानी गॉड गिफ्ट, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गॉड गिफ्ट को संतुलित बनाए रखना, और साथ ही साथ समाज में के मध्य जो संतुलन होती है, बैलेंस। जैसे हमें पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए, हमें पीने के बाद हमें कपड़ा साफ करने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए, तो इसको बैलेंस करके रखते हैं। दैट इज मीन्स ऑफ जल संभर प्रबंध। जल संभर प्रबंध का सतत पौष्टिक विकास में क्या भूमिका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझिए। जल संभर विकास और सतत पौष्टिक विकास के मध्य घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ। हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरे जान का टुकड़ा है, ठीक
ठीक इसी तरह से जल संवर्ध विकास का जान का टुकड़ा कौन होगी? सतत पोषणीय विकास। क्या होगी? सतत पोषणीय विकास के में मध्य घनिष्ठ संबंध है। सतत पोषणीय विकास की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग की दर प्राकृतिक संसाधनों के नवीनीकरण की दर से कम होनी चाहिए। जल संवर्धन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों व समाज के बीच संतुलन स्थापित करना है। नीरू मीरू, आप समझिए नीरू मीरू क्या है? नीर का मतलब होता है जल, मीरू का मतलब होता है उसका हरियाली प्रोजेक्ट व अरवारी जल संसद भारत के उल्लेखनीय जल संवर्धन कार्यक्रम है। ये आपका नीरू मीरू जो है ये हरियाली प्रोजेक्ट है। अब हरियाली प्रोजेक्ट क्या है मैंने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास टपकेगा, तो आप लोगों को भी ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने का संभव क्यों है? देखिए ये जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों का सेट 3 है। कितना है? सेट 3। और इसके बाद और एक सेट में लेकर आऊंगा जो सेट 4 होगी, जो आपके पेपर में डायरेक्टली आपसे छपने वाले हैं। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से आप लोग दबा करके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोगों को सेट 4 भी प्रोवाइड करें। जब इन सेट को कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से भिड़ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर क्लास 12 में हम लोग को अच्छा खासा मार्क्स लाना है, अभी भी समय है। मैं बांध के चलता हूँ, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, 2 महीना में आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं अगर आप अच्छा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अच्छा क्वेश्चन कहां पे मिलेगा? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर को जस्ट अभी तुरंत ओपन करें, ओपन करने के बाद डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस, MISSILE मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और वहां पे आप लोगों को एक आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स मिलेगी। क्या? आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसका फी आपको मिलेगी 399 रुपीज। आप आर्ट्स की वहां पे बेहतरीन तरीके से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने का की संभावना क्यों? भारत देश में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रही है। पहले भारत क्या था? कृषि प्रधान देश था। भारत जब आजाद हुई थी उस समय भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कृषि को धीरे धीरे कम करते करते अब हम लोग औद्योगिकरण की ओर बढ़ गए हैं, हम लोग फैक्ट्रियों की ओर बढ़ गए। और जैसे जैसे हम लोग फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। पेड़ पौधे की कटाई के बढ़ने के बाद जब हम लोग फैक्ट्रियों को बसा रहे हैं तो चिमनी से निकलने वाले धुआं हानिकारक गैस होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे बॉडी पर इनहेल होती है, हमारे बॉडी पर फेफड़े पे आकर जम जाती है और हमें ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी हमें पैदा करती है और लोगों की डेथ हो जाती है। भारत देश में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रही है तथा कृषि क्षेत्र घट रही है। बिल्कुल सही बात है, कृषि क्षेत्र को हम लोग कोई महत्व ही नहीं दे रहे, जो इस बात का सूचक है कि देश की जनसंख्या अब कृषि छोड़ उद्योग की ओर अग्रसर है। बिल्कुल कृषि छोड़ दिया है और उद्योग की ओर अग्रसर कर रहे हैं, मतलब अपना कदम को बढ़ा रहे हैं, जिस कारण देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोगों पर संदूषित मतलब गंदा जल, संदूषित मतलब क्या होता है? गंदा जल, गंदा पानी के उपभोग के क्या संभव प्रभाव हो सकता है? देखिए गंदा पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर हम लोग गंदा पानी का प्रयोग करें, जैसे हम लोग नली का पानी का प्रयोग करें, तो हम लोगों को क्या इफेक्टेड होगा, क्या प्रभाव पड़ेगी, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रदूषित जल का उपयोग करने से मुख्य रूप से अतिसार एक बीमारी है। क्या है? अतिसार एक बीमारी है। अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, डायरिया आदि बीमारी होती है। ग्रामीण जनसंख्या में जल जनित बीमारी का खतरा अधिक रहता है। फिटकरी का प्रयोग कर कीटाणु रहित के लिए, देखिए हम लोग जब कोई भी जल, जैसे मैं मान के चलता बरसात के मौसम पे जब हम लोग कुएं का पानी पीते हैं, तो कुएं का पानी में देखिए बरसात के मौसम में बहुत गंदा पड़ जाती है। अब पानी को साफ करना होगा, पानी को साफ करने के लिए हम लोग फिटकरी मिलाते हैं। यस या नो? जब फिटकरी मिलाते हैं तो पानी पूरा का पूरा साफ हो जाती है। उबाल कर बैक्टीरिया रहित के लिए, छान कर बालू रहित के लिए अशुद्ध जल का शुद्ध किया जा सकता है, जिससे लोगों में बीमारी नहीं फैलती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा पानी है जहाँ पे पूरा का पूरा पानी जो है वो बालू रेत से पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन लेते हैं और बर्तन लेने के पानी को ढाल देते हैं। उसमें डालने के बाद अब बर्तन में जो भी हम लोगों का बालू है, रेत है, वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, फिर उस ऊपर पानी, शुद्ध पानी ऊपर आ जाते हैं, उसके पानी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग इजीली से यहाँ पे कर सकते हैं। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को भले भांति समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जल्दी से एक बार जल्दी से दबा करके मेरे लाल सेट 4 के लिए आप लोग कमेंट करें जल्दी से एक बार। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? हरियाणा राज्य के सकल बोए गए क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र का 86% भाग तथा पंजाब का 95% भाग सिंचित है। सिंचित मतलब
बताइए सिंचित मतलब? सिंचित मतलब होता है कि फसलों को पानी दिया जाता है। दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु के कुल बोए गए क्षेत्र का 55% भाग सिंचित है। पंजाब, हरियाणा व तमिलनाडु में नदी बेसिन में भूमिगत जल का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में गेहूं व चावल की खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। इन राज्यों में हरित क्रांति के कारण भूमजल का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो हरित क्रांति है, याद रखिएगा हरित क्रांति सबसे पहले जहां तक हमें लगता है कि पंजाब से ही शुरू हुआ था हरित क्रांति। ठीक है, तो अगर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो पहला अगला क्वेश्चन था हम लोग का कि यह कहा जा सकता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। देखिए भारत में जो है यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारत में एक ऐसा समय आ जाएगा कि पानी के प्रबंध जो है, पानी के जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग को पानी का नसीब नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा समझिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, 32 हो गया, यहाँ पे 32.87 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यहाँ नहीं 32, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सही था, यहाँ पर सही था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है किससे, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 32,87,263, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का जो है क्षेत्रफल। इतना याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.24, याद रखिए 2.42%, कितना परसेंट, 2.42% है। भारत के पास विश्व का कुल जल संसाधन का 4% भाग है। यानी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं, अगर 100 लीटर जल है तो 4 लीटर जल जो है वो सिर्फ भारत में है। ठीक है, 4%। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भारत जो है प्रथम स्थान पे आ चुका है। चीन को भी हम लोग पछाड़ चुके हैं, इतना आबादी हम लोग बढ़ा लिए हैं। ठीक है, जो विश्व का 16 से 17वां जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब आते हैं सर भारत में जल संसाधनों में कमी का उत्तरदायी क्या है, यानी भारत में जल की मात्रा क्यों कम हो रही है, इसका कारण देखिए। पहला, सिंचाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आ गया मेरा लाल, समझिए इस क्वेश्चन को, 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। सिंचाई, भारत में लगभग 60 से 65% भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, जो जल संसाधनों में कमी का मुख्य उत्तरदायी कारक है। पॉइंट 2, जल प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में रसायनों का उपयोग से जल प्रदूषित होती है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं अगर औद्योगिक क्षेत्र की, तो औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कचरा वगैरह पानी का निकलता है, गंदा पानी जो निकलता है सीधा जाकर नदी में मिलती है, और नदी में जैसे मिलती है तो उस पानी को भी हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। समझिए जल प्रदूषण क्या है। औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में रसायनों के उपयोग से जल प्रदूषण हो जाता है तथा शुद्ध जल संसाधन में कमी आ जाती है। बिल्कुल, अगर मैं मान के चल दूं, एग्जांपल में बता दूं, अगर यहाँ पे शुद्ध 1 गिलास में पानी लिया हूं, ठीक है, यहाँ पे 1 गिलास में पानी ले लिया हूं और इसमें मैं आधा गिलास शराब मिला दिया हूं, आप बताइए ये पानी, इस पानी कहेगा पानी? ये पानी नहीं है, बल्कि ये कहा जाएगा शराब है। ठीक इसी तरह से फैक्ट्री से जो भी गंदा मल मूत्र वगैरह सब कुछ निकलते सीधा जाकर नदी में मिल जाते हैं और शुद्ध जल को वो अशुद्ध कर देते हैं और मनुष्य इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में हमें कमी देखने को मिल रही है। प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि भी हुई है। बिल्कुल, अब पहले मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया, अगर मेरे घर में 5 भाई थे हम लोग और 2-2 लीटर का प्रयोग करते थे, 10 लीटर, अगर हमारी आबादी बढ़ गई है, 20 हो गया है, 10 हो गया है, तो 2-2 लीटर प्रयोग करेंगे तो 20 लीटर, लेकिन जल की मात्रा तो उतना ही है। पहले हम लोग 10 लीटर प्रयोग करते थे, अब हम लोग हो गया 20 लीटर, लेकिन पृथ्वी में तो जल उतना ही है। तो इस तरह से हम लोग का दिन प्रतिदिन हम लोग को जल में कमी आ रही है। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग भी, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नया सेट के साथ, तब तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।